हेलो एवरीवन। आज हम रिटर्न्स टू ए फैक्टर या कारक के प्रतिफल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कारक के प्रतिफल के बारे में जानते हैं कि अल्पकाल के अंदर जो उत्पादन होता है, जब हम करते हैं तो उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं, क्योंकि जब कुछ साधन स्थिर होते हैं उसी की वजह से तो आप इसको अल्पकाल मानते हैं। और जो उत्पादन के साधन होते हैं उन साधनों में से कम उत्पादन का जो एक साधन है वो परिवर्तनशील होता है। इस परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ा करके जो है उत्पादन को जो बढ़ाया जाता है, तो उत्पादन में जो वृद्धि है वो विभिन्न दरों से होती है। यानी शुरू के अंदर उत्पादन जो बढ़ती दर पर बढ़ता है, उसके बाद उत्पादन जो है घटती दर पर बढ़ता है और फिर उत्पादन घटने लगता है। इसलिए ये जो अल्पकाल के अंदर जो उत्पादन के एक साधन में परिवर्तन करके उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे हम कारक के प्रतिफल कहते हैं। अब इसको कारक का प्रतिफल क्यों कहा जाता है? इसे कारक का प्रतिफल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्पादन में जो चेंज आता है वो केवल एक साधन की वजह से आता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में जो है लैंड लेबर है और कैपिटल है। कैपिटल हमने कांस्टेंट मान लिया। अब लेबर की मात्रा हमने बढ़ाई है, पहले 10 का प्रोडक्शन था और जब आपने लेबर 2 लगाई तो उत्पादन बढ़ करके 15 का हो गया। तो इस उत्पादन में ये जो 5 की वृद्धि हुई है वो कैपिटल की वजह से तो नहीं हुई, क्योंकि कैपिटल तो कांस्टेंट है। ये जो प्रोडक्शन के अंदर चेंज आया ये केवल उत्पादन के एक साधन की वजह से आया है। इसलिए इसे जो है कारक के प्रतिफल इस कहा जाता है, क्योंकि उत्पादन में जो परिवर्तन होता है वो केवल एक साधन या एक कारक के परिणाम स्वरूप होता है। अब ये जो कारक के प्रतिफल है 3 प्रकार के होते हैं: कारक के बढ़ते प्रतिफल, कारक के समान प्रतिफल और कारक के घटते प्रतिफल। अब हम आज के इस वीडियो के अंदर केवल कारक के जो बढ़ते प्रतिफल है उसको डिस्कस करेंगे। साधन या कारक के बढ़ते प्रतिफल का क्या अर्थ है, सबसे पहले आप आइए देखते हैं। किसी भी फर्म में जब अल्पकाल के अंदर स्थिर साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग किया जाता है और उस उन अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से अगर सीमांत उत्पादन बढ़ता है, यानी हर अगली इकाई का उत्पादन जो है पहले से अधिक होता है, तो इसे हम जो है साधन के बढ़ते प्रतिफल कहते हैं। सिंपल से शब्दों के अंदर जब कभी भी हम जो उत्पादन के हम दो साधन मानते हैं, एक तो स्थिर साधन जिसको आप पूंजी मान ले या भूमि मान ले, और दूसरा हमारे पास में उत्पादन का जो साधन है जो है श्रम है, जो कि परिवर्तनशील साधन है। जैसे जैसे हम श्रम की अतिरिक्त मात्रा लगाएंगे, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो वो बढ़ती जाएगी। जैसे पहली लेबर की सीमांत उत्पादकता 10, दूसरी लेबर की सीमांत उत्पादकता 12, तीसरी की सीमांत उत्पादकता है वो 14। तो इसलिए जब तक सीमांत उत्पादन बढ़ता जाता है तब तक कारक के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। और जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत लागत कम होती चली जाती है। यानी उत्पादन और लागत है उनमें विपरीत संबंध होता है। अगर उत्पादन बढ़ रहा है तो लागतें कम हो रही है, अगर उत्पादन कम हो रहा है तो लागतें बढ़ रही है। और जब सीमांत लागत कम होती है तो इसके साथ साथ औसत लागत है वो भी कम होती चली जाती है। और औसत लागत कम होने का मतलब जो प्रोड्यूसर है उस प्रोड्यूसर के जो प्रॉफिट है वो बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए जब तक कारक के बढ़ते प्रतिफल मिलते रहेंगे तब तक औसत लागत कम होती रहेगी, और जब तक औसत लागत कम होती रहेगी तब तक एक प्रोड्यूसर के लिए उत्पादन को बढ़ाना लाभदायक रहेगा। अब आप इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बेनम के अनुसार जब साधनों के संयोग में एक साधन के अनुपात को बढ़ाया जाता है, जैसे मान लीजिए दो साधनों का संयोग है हमारे पास में, श्रम और पूंजी, एक एक आप लगा रहे हैं। अब ये कहता है कि एक के अनुपात को बढ़ाया जाता है। मान लीजिए आप बता रहे हैं लेबर को, पूंजी कांस्टेंट है, तो इस प्रकार से जब एक साधन को बढ़ाया जाता है तो एक सीमा तक उस साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि होगी, और जिस सीमा तक सीमांत उत्पादकता में वृद्धि होती है उस सीमा तक जो है कारक के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। अब इसी चीज की आप जो है एक्सप्लेनेशन जो वो डायग्राम के द्वारा करते हैं। एक तरफ आपने जो है पूंजी की इकाइयां ली है जो कि स्थिर साधन है, इसलिए हर बार पूंजी की जो है एक एक इकाई का प्रयोग किया जाता है। दूसरी तरफ हमने परिवर्तनशील साधन लिया है श्रम। श्रम की हम जो है मात्रा बढ़ाते चले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास में टोटल प्रोडक्शन है, मार्जिनल प्रोडक्शन है, लागत है, कुल लागत है और औसत लागत है, एनटीपी, एमपी, टीसी और एसी। तो ये हमारे पास में उत्पादन और लागत दे रखी है। अब आप आइए देखते हैं कि बढ़ते प्रतिफल की अवस्था के अंदर क्या होता है।
श्रम का ये पहली इकाई को लगाया गया तो कुल उत्पादन 4 का हुआ, सीमांत उत्पादन 4 और कुल लागत जो 40 रुपये है। अब इसके बाद में जो औसत लागत है वो कुल लागत कितनी है 40, 40 और 4 इकाइयों का प्रोडक्शन किया गया तो औसत लागत कितनी है 40/4 यानी 10 आ जाएगी। अब इसके बाद जब दूसरी इकाई लगाई गई तो कुल उत्पादन बढ़ करके 4 से बढ़कर 10 हो गया। अब वृद्धि कितनी की हुई है 4 से 10 6, तो 6 हमारा सीमांत उत्पादन है और लागत जो है एक श्रमिक की 40 है तो यहाँ पर 2 श्रमिकों की 80 हो गई। अब 10 इकाइयों का उत्पादन हुआ और 80 लागत है तो प्रति इकाई लागत यानी औसत लागत 8 आ गई। तो आप ये देखिए औसत लागत कम हो रही है और यहाँ पर सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है। जब तीसरी श्रम की इकाई लगाई जाती है तो कुल उत्पादन 18 इकाइयों का हो जाता है। अब यहाँ पर सीमांत उत्पादन पहले 10 था, 10 से बढ़कर के 18 यानी एक इकाई का योगदान है वो 8 का है और 3 इकाइयों की जो कुल लागत है वो 120। अगर आप 120 को 18 से भाग देंगे तो ये 6.7 आ जाएगा। इसके बाद जब चौथी इकाई श्रम की प्रयोग की जाती है तो कुल उत्पादन बढ़कर के 28 इकाइयों का हो जाता है और सीमांत उत्पादन 10 और कुल लागत 160। 160 को अगर आप 28 से भाग देंगे तो 5.7 यानी औसत लागत लगातार कम होती जा रही है। और जब पांचवी इकाई श्रम की प्रयोग की जाती है तो कुल उत्पादन बढ़कर के 40 इकाइयों का हो जाता है और सीमांत उत्पादन जो होता है वो 12 का, क्योंकि पहले 28 का था, अब 40 तो 40 माइनस 28 12 और कुल लागत जो वो 200 रुपये हो जाती है और ऐसे में प्रति इकाई लागत जो 5 रुपए की होगी, क्योंकि 200/40 40 इकाइयों का प्रोडक्शन किया है तो 5 रुपए जो है प्रति इकाई लागत आएगी। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे श्रम की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग किया जा रहा है वैसे वैसे सीमांत उत्पादन बढ़ता जा रहा है और सीमांत लागत जो है वो कम होती जा रही है और इसके अलावा जो औसत लागत है वो कम होती जा रही है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे श्रम की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से अगर कुल उत्पादन बढ़ती दर पर बढ़ रहा है, सीमांत उत्पादन में वृद्धि हो रही है, तो उस अवस्था को हम कारक के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। इसके बाद इसी चीज को आप जो है जो अपने पास में टीपी है, टोटल प्रोडक्शन कर्व है, और जो मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व है उसके माध्यम से भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल प्रोडक्शन को दिखाते हैं। ओ एक्स एक्स के ऊपर हमने जो है नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स यानी लेबर की मात्रा ली है, क्योंकि परिवर्तनशील साधन अपन लेबर माना है, और ओ वाई के ऊपर हमने टोटल प्रोडक्शन लिया है। अब आप प्रारंभ में देखिए कि जब ओ एन श्रमिकों को लगाया जाता है तो कुल प्रोडक्शन जो वो ओ क्यू मात्रा का होता है। इन दोनों को आप मिला दीजिए, ओ एन और ओ क्यू को। इसके बाद जब श्रमिकों की मात्रा बढ़ा करके ओ एन 1 की जाती है तो श्रमिकों के मुकाबले जिस अनुपात में श्रमिकों को बढ़ाया जाता है उत्पादन में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है। ये आप देखिए हमने जो है श्रम को तो केवल इतना का बढ़ाया है, जबकि प्रोडक्शन के अंदर श्रम के अनुपात से ज्यादा वृद्धि होती है। जब श्रम और लगाया जाता है ओ एन 2 की मात्रा यूज की जाती है तो उस अवस्था के अंदर भी प्रोडक्शन जो है वो पहले से ज्यादा बढ़ता है। तो इस अवस्था में भी आप देखिए हमने जो है श्रम उतना ही बढ़ाया है लेकिन प्रोडक्शन के अंदर उससे ज्यादा मात्रा में वृद्धि हुई है। अब आप अगर इनको मिला देते हैं तो इस प्रकार से ये जो टीपी कर्व है ये धीरे धीरे जो है ओ वाई की तरफ चलता जाता है और ओ वाई की तरफ ये जितना ज्यादा शिफ्ट होता जाएगा उतनी ही जो है वो उत्पादन के अंदर वृद्धि ज्यादा होती जाएगी, यानी सीमांत उत्पादन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि कुल उत्पादन में वृद्धि जो सीमांत उत्पादन के अनुसार ही होती है। तो इसको आप मिला देते हैं तो हमारे पास में ये जो टोटल प्रोडक्शन कर्व है ये उत्पादन के कारक के बढ़ते प्रतिफल को दिखाता है, क्योंकि जिस अनुपात के अंदर श्रम में वृद्धि की जाती है उत्पादन में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है। और अगर ये इस प्रकार का होता तो ये घटते प्रतिफल को दिखाता, क्योंकि अब आप देखिए जिस अनुपात के अंदर आप श्रम में वृद्धि कर रहे हैं उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि हो रही है। तो ये जो टीपी कर्व का शेप है ये शेप जो है जब तक इस प्रकार से होता जाएगा तब तक बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होंगे, और जब ये शेप इस प्रकार से होना शुरू हो जाएगा तो घटते प्रतिफल प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ आप हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व को भी देखते हैं कि उसका शेप क्या होता है। ओ एक्स एक्स के ऊपर हमने नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स लिया है और
ओ वाई के ऊपर हमने जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ली है। तो ये हमारे पास में जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व है, ये जो है कारक के बढ़ते प्रतिफल को दिखा रहा है, क्योंकि आप यहाँ देखिए हर अगला जो आप इकाई यूज कर रहे हैं उसकी वजह से प्रोडक्शन जो है पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से ये जो वृद्धि है ये जो है कारक के बढ़ते प्रतिफल को दिखाती है। तो इसका जो झुकाव है वो ओ वाई की तरफ ज़्यादा है एमपी कर्व का, इसलिए बढ़ते प्रतिफल को दिखा रहा है। अगर इसका झुकाव ओ एक्स की तरफ होता तो ये घटते प्रतिफल को दिखाता, और अगर ये बिल्कुल बीच में लाइन होती तो ये समान प्रतिफल को दिखाता। तो इस प्रकार से ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व है वो और जो टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व ये है ये दोनों जो है कारक के बढ़ते प्रतिफल को दिखा रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद है कि जो साधन के या जो कारक के बढ़ते प्रतिफल है उसके कारण क्या है। सबसे पहले स्थिर साधन का अलग प्रयोग, उसके बाद कार्यकुशलता में वृद्धि, और तीसरा है साधनों में उचित समन्वय। तो अब हम एक एक करके जो है इनको डिस्कस करते हैं कि साधन के जो बढ़ते प्रतिफल है उसके मुख्य कारण है जो वो किस प्रकार से साधन के बढ़ते प्रतिफल के लिए उत्तरदायी है। सबसे पहले स्थिर साधन का अलग प्रयोग। जब कभी भी प्रोडक्शन शुरू किया जाता है, आप किसी भी अवस्था में प्रोडक्शन शुरू करते हैं तो उत्पादन की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें जो स्थिर साधन यानी आप पूंजी मान लेते हैं। स्थिर साधन जो पूंजी है उसका अलग प्रयोग होता है। अगर आप या भूमि मान लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू के अंदर जितनी जो उत्पादन के साधनों की जरूरत होती है पूंजी के प्रयोग के लिए, मान लीजिए कि आपके पास में एक जो है प्लांट है, उस प्लांट के ऊपर जो है 10 श्रमिकों की आवश्यकता है। तो शुरू के अंदर आप पहला श्रमिक यूज करोगे तो इसका मतलब इस प्लांट का पूरा प्रयोग नहीं हो पा रहा है, अलग प्रयोग हो रहा है। इसलिए जैसे ही आप दूसरा श्रमिक लगाओगे तो प्लांट का जो थोड़ा सा अच्छा प्रयोग होने लगता है। जैसे ही इसका थोड़ा सा अच्छा प्रयोग होने लगेगा सीमांत उत्पादन बढ़ जाएगा। तो शुरू में इसका अलग प्रयोग होता है, इसलिए जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन यानी श्रम की अधिक मात्रा का प्रयोग किया जाता है तो स्थिर साधन का अच्छे से प्रयोग होने लगता है। और स्थिर साधन का अच्छे से प्रयोग होने के कारण जब परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि होती जाती है। और जब तक इस साधन का जो पूर्ण प्रयोग नहीं होने लगता, जो स्थिर साधन है जब तक इसका पूर्ण प्रयोग नहीं होने लगता यानी पूर्ण प्रयोग की अवस्था तक नहीं पहुंच पाता, तब तक जैसे जैसे हम उत्पादन के जो परिवर्तनशील साधन है उसका अधिक प्रयोग करेंगे, वैसे वैसे उत्पादन में बढ़ती दर से वृद्धि होती चली जाएगी, और इसके साथ साथ औसत लागत है वो जो है घटती चली जाएगी। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो कोई भी प्लांट है उसमें 10 श्रमिक है, अगर वो लगाए जाते हैं तो उस साधन का पूर्ण प्रयोग होने लगता है यानी सबसे अच्छा प्रयोग होने लगता है। इसलिए जब तक हम 10 तक श्रमिक लगाएंगे, पहला लगाया कुल उत्पादन बढ़ेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो जब तक पूर्ण प्रयोग की अवस्था नहीं आ जाती तब तक एक साधन के साथ, स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से कुल उत्पादन बढ़ती दर पर बढ़ता है। दूसरा है कार्यकुशलता में वृद्धि। उत्पादन की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उस अवस्था के अंदर जो परिवर्तनशील साधन है श्रम, उसका भी कम मात्रा में प्रयोग होने के कारण एक श्रम है वो भी कुशलता से कार्य नहीं कर पाता। जैसे मान लीजिए कि हम जो है एक चारा काटने की मशीन यूज कर रहे हैं और उसके अंदर जो है एक ही व्यक्ति काम कर रहा है। तो सबसे पहले जो पीछे से घास उस मशीन के अंदर रखेगा, उसके बाद फिर वो आगे आकर के चक्कर को घुमाएगा, उसके बाद में जो है चारा कटेगा, फिर जैसे ही पीछे वाला घास खत्म होगा फिर वो पीछे जाएगा। तो इस प्रकार से जो शुरू के अंदर जब कम परिवर्तनशील साधन लगते हैं तो परिवर्तनशील साधन भी अपनी पूर्ण कुशलता से कार्य नहीं कर पाता। लेकिन जब हम अधिक मात्रा में जैसे जैसे श्रमिकों का प्रयोग करते जाते हैं वैसे वैसे श्रम विभाजन संभव हो जाता है। पहले देखिए चारा काटने वाली मशीन थी, वही व्यक्ति तो जब पीछे से चारा डाल रहा था मशीन में वही आगे काट रहा था। अब जब 2 श्रमिक आपने लगा दिए तो श्रम विभाजन हो जाएगा। श्रम विभाजन का मतलब काम को छोटे छोटे भागों में बांटना और फिर एक व्यक्ति से एक ही काम करवाना। तो एक व्यक्ति फिर पीछे से जो है चारा उसके अंदर मशीन में रखता जाएगा और एक व्यक्ति जो है उसके चक्कर को घुमाता जाएगा। तो इस प्रकार से श्रम विभाजन हो गया कि काम को हमने छोटे छोटे भागों में बांट लिया, इससे काम जो है जल्दी होता है। क्योंकि जब श्रम विभाजन होता है तो एक व्यक्ति के हिस्से में एक ही काम आता है और लगातार वो एक ही एक काम को करता चला जाता है, तो उससे जो उस कार्य को तेजी से करने लगता है और परफेक्शन के साथ करने लगता है। दूसरा, जब अधिक मात्रा के अंदर श्रमिकों का प्रयोग किया जाता है उससे विशिष्टीकरण भी
हो जाता है। विशिष्टीकरण का मतलब है कि एक व्यक्ति जो है एक ही काम के में महारत हासिल कर लेता है और इसके कारण जो है परिवर्तनशील साधन की कुशलता में भी वृद्धि होती है और परिवर्तनशील साधन की कुशलता में वृद्धि होने के कारण सीमांत उत्पादन बढ़ता चला जाता है और कारक के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। इसके बाद है साधनों में उचित समन्वय। जो स्थिर और परिवर्तनशील साधन होते हैं यानी हमारे पास में जो कैपिटल है और लेबर है, उन साधनों का शुरू के अंदर जो शुरू में जो स्थिर साधन है उसका जो अलग प्रयोग होता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास में पूंजी की जो एक इकाई है, उस एक इकाई के साथ में जो स्थिर जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है 3 श्रमिक है कि एक मशीन के ऊपर अगर 3 श्रमिक लगे हुए हैं तो वो जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है स्थिर और परिवर्तनशील साधनों का। तो शुरू के अंदर जो है केवल एक ही लेबर लगाई जाती है तो स्थिर साधन का और परिवर्तनशील साधनों के बीच में उचित अनुपात या उचित समन्वय नहीं हो पाता। जब 2 श्रमिक आप लगाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा समन्वय उनमें स्थापित होता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और जब हम 3 श्रमिक लगाते हैं तो जो साधनों के बीच में जो समन्वय है यानी उनके बीच में जो अनुपात है वो जो सबसे अच्छा हो जाता है। तो जब तक हम ये परिवर्तनशील साधन की 3 इकाइयां लगाते हैं तब तक ये प्रोडक्शन जो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधनों का ज्यादा प्रयोग करते हैं तो उसके कारण स्थिर और परिवर्तनशील साधनों के बीच में समन्वयता बढ़ती चली जाती है, जो आप बेस्ट कॉम्बिनेशन बोलते हैं उस कॉम्बिनेशन तक जो है पहुंचने की कोशिश होती है। और जब तक हम बेस्ट कॉम्बिनेशन तक पहुंचते हैं तब तक श्रम की अतिरिक्त इकाइयां लगाने के कारण जो है सीमांत उत्पादन में वृद्धि होती चली जाती है। तो इसके कारण स्थिर और परिवर्तनशील साधनों के बीच में जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो बन जाता है उनमें एक अच्छा समन्वय बन जाता है जिसकी वजह से कुल उत्पादन बढ़ती दर पर बढ़ता है या हम ये कह सकते हैं सीमांत उत्पादन में वृद्धि होती चली जाती है और कारक के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है बढ़ते प्रतिफल के नियम का लागू होना। कुछ अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि उद्योगों के अंदर जो है मुख्य रूप से बढ़ते प्रतिफल का ही नियम लागू होता है, यानी उद्योगों के अंदर जो है हमेशा हर अगला श्रमिक उत्पादन के अंदर यूज किया जाता है या परिवर्तनशील साधन लगाया जाता है तो उसके कारण जो है सीमांत उत्पादन बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन ये अल्टीमेट नहीं है कि हर अवस्था के अंदर जो प्रोडक्टिविटी बढ़ती बढ़ती चली जाए। एक सीमा तक जो होता है वो उद्योगों के अंदर जो है बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर जो बढ़ते प्रतिफल थोड़े ही समय तक लागू होते हैं। मार्शल के अनुसार बढ़ता प्रतिफल मुख्य रूप से उद्योगों में लागू होता है। एग्रीकल्चर के अंदर जो है बढ़ते प्रतिफल तो प्राप्त होते हैं लेकिन ये थोड़े देर के लिए होते हैं, उसके बाद में जो है घटते प्रतिफल प्राप्त होने लगते हैं। लेकिन उद्योगों के अंदर जो है काफी लंबे समय तक जो है कारक के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो कारक के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होने के कारण कौन कौन से अब हम वो डिस्कस करते हैं। पहला, साधनों की पूर्ति का लोचदार होना। उद्योगों के अंदर जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उत्पादन के, जैसे उद्योगों के अंदर जो भूमि का कम प्रयोग किया जाता है, उद्योगों के अंदर हम ज्यादा प्रयोग करेंगे श्रम का, ज्यादा प्रयोग करेंगे हम पूंजी का, ज्यादा प्रयोग होगा उद्यमी का, या और जो कच्चा माल प्रयोग होता है तो उनकी जो पूर्ति होती है वो बेलोचदार होती है। पूर्ति बेलोचदार होने का मतलब कि इन साधनों की जो है उपलब्धता हमेशा बनी रहती है। इसलिए जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे अधिक मात्रा में श्रम पूंजी और उद्यमी का प्रयोग किया जा सकता है और इसके कारण जो है उत्पादन को आसानी से बढ़ाया जा सकता है और उत्पादन में जो तेजी से वृद्धि होती है। इसके विपरीत जो भूमि होती है जिसका एग्रीकल्चर में प्रयोग किया जाता है उसकी पूर्ति जो होती है बेलोचदार होती है। इसलिए एक सीमा तक ही हम ज्यादा श्रमिकों का प्रयोग कर सकते हैं। एक सीमा के बाद में हम भूमि को बढ़ा नहीं सकते तो ज्यादा श्रमिकों का भी उस पर प्रयोग नहीं किया जा सकता और अगर करेंगे तो उत्पादन के घटते प्रतिफल प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है नए नए आविष्कार। उद्योगों के अंदर तकनीक का अधिक प्रयोग होता है और रोजाना ही ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी ऐसे ऐसे आविष्कार जो है होते जाते हैं जिसकी वजह से उत्पादन में कमी होती है और सीमांत उत्पादन बढ़ता चला जाता है। यानी बेस्ट टेक्नोलॉजी का जो है लगातार जो है आविष्कार होता है जिसकी वजह से जो उद्योगों के अंदर जो उत्पादकता में कमी नहीं होती उसके अंदर उत्पादकता लगातार बढ़ती रहती है और वहां पर जो है कारक के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर के अंदर इतनी ज्यादा जो है टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता जिसकी वजह से वहां पर जो है टेक्नोलॉजी का यूज कम होने की वजह से
जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, नए नए आविष्कार है, उसका जो है वहाँ लाभ नहीं उठाया जा सकता। इसलिए वहाँ पर जो है जल्दी घटते प्रतिफल प्राप्त होने लगते हैं। नेक्स्ट है श्रम विभाजन। उद्योगों के अंदर जो काम होता है उसके अंदर श्रम विभाजन की ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि उद्योगों के अंदर जो है बड़े स्तर पर प्रोडक्शन किया जाता है। इसलिए वहाँ पर जो है काम को छोटे छोटे भागों में बांटा जा सकता है। श्रम विभाजन का मतलब है कि काम को छोटे छोटे भागों में बांटना, और फिर छोटे छोटे भागों में काम को बांट करके प्रत्येक व्यक्ति को जो है अलग अलग काम सौंप दिया जाता है, जिससे एक व्यक्ति जो है एक कार्य में कुशलता हासिल कर लेता है और उसको जो है तेजी से करता है, जिसकी वजह से जो है उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो उद्योगों के अंदर जो है श्रम विभाजन की ज़्यादा संभावना होती है और वहाँ पर जो है आसानी से श्रम विभाजन किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो है उत्पादकता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है मशीनों का अधिक प्रयोग। उद्योगों के अंदर मशीनों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब मशीनें कभी थकती नहीं है, मशीनें कभी रुकती नहीं है जब तक वो खराब ना हो, और खराब होने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए उनके ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और लागत में कमी की जा सकती है। लेकिन जो कृषि होती है, कृषि के अंदर ज़्यादातर जो श्रम का ही प्रयोग होता है, इसलिए वहाँ पर जो है ज़्यादा श्रमिकों को लगा करके जो ज़्यादा उत्पादकता बढ़ाना संभव नहीं है, क्योंकि उत्पादकता बढ़ाने का जो असली कार्य है वो मशीनें करती है। मशीनों को जितना ज़्यादा श्रमिक होंगे उतनी ज़्यादा मशीनें चलेंगी, और जितनी ज़्यादा मशीनें चलेंगी प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। आगे प्रकृति का कम प्रभाव। उद्योगों के अंदर प्रकृति का जो है कम प्रभाव होता है और मानव का योगदान ज़्यादा होता है। जिस औद्योगिक क्षेत्र के अंदर मानव का ज़्यादा योगदान होता है, वहाँ पर जो है उत्पादकता को बढ़ाने में कोई विशेष बाधा नहीं होती, क्योंकि मनुष्य वहाँ पर जो है अपने अनुसार जो है चेंजेस कर लेता है। लेकिन जहाँ पर नेचर का योगदान ज़्यादा होता है, वहाँ पर जो है मनुष्य अपने अनुसार जो है चेंजेस नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन जो नेचर पर निर्भर करता है। तो क्योंकि उद्योगों के अंदर जो है प्रकृति का रोल कम होता है, मानव का रोल ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर जो है लंबे समय तक जो है घटते प्रतिफल को के नियम को लागू होने से रोका जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर लंबे समय तक जो है बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू रहता है। सीमाएं। जो बढ़ते प्रतिफल का नियम है, इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। बढ़ते प्रतिफल की सीमा ये है कि इसे अनंत काल तक लागू नहीं किया जा सकता, यानी ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्रोडक्शन के सेक्टर के अंदर लगातार जो है कार्य के बढ़ते प्रतिफल ही प्राप्त कर रहे हो। एक सीमा के बाद जो है घटते प्रतिफल का नियम लागू होने लगता है, और अगर ये अनंत काल तक बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता तो दो लाभ होते। एक तो कोई बेरोजगारी नहीं होती। बेरोजगारी क्यों क्यों फैलती है? बेरोजगारी इसलिए फैलती है कि एक इंडस्ट्री के अंदर किसी भी व्यक्ति को रोजगार देना उद्यमी के लिए लाभदायक नहीं होता। तब वो रोजगार नहीं देगा। जब तक एक व्यक्ति को श्रम काम पर लगाया जाता है और वो उद्योगपति के लिए फायदेमंद है उसको काम पर लगाना, तो वहां पर जो वो श्रमिकों को काम पर लगाता चला जाएगा। लेकिन क्योंकि एक सीमा के बाद घटते प्रतिफल प्राप्त होने लगते हैं, इसलिए ज्यादा लोगों को जो है उद्योगपति रोजगार नहीं दे पाते। अगर बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते तो एक उद्यमी कभी भी रुकता नहीं। जब तक सारे के सारे व्यक्ति काम पर ना लग जाते तब तक वो सभी को अपने यहाँ काम देता रहता। दूसरी बात, किसी प्रकार की भूखमरी नहीं होती, यानी वस्तुओं की कमी नहीं होती, क्योंकि हमारे पास में जो एक टुकड़ा है जमीन का, अगर ये तो स्थिर साधन है, इसके साथ हम परिवर्तनशील साधन श्रम लगाते हैं, तो अगर बढ़ते ही प्रतिफल प्राप्त होते तो हम इसी एक टुकड़े के ऊपर लगातार श्रमिकों को बढ़ा करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाते चले जाते, और उसी एक टुकड़े से जो है सारी की सारी खाद्यान्न की आवश्यकताएं पूरी कर लेते। या एक ही फैक्ट्री के अंदर हम जो है हर प्रकार की जो जितनी भी आवश्यकताओं की वस्तुएं हैं वो सारी वस्तुएं जो है वहां से प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि जब तक बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते रहेंगे तब तक श्रम को काम दिया जाता रहेगा, और जब तक श्रम को काम दिया जाता रहेगा तब तक जो है लगातार प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो बढ़ते प्रतिफल का नियम है, ये जो है एक सीमा तक ही लागू होता है, उसके बाद में जो है ये घटते प्रतिफल के नियम पर आ जाता है, जिसकी वजह से जो है ये अनंत काल तक लागू नहीं रहता, और ये जो है इसकी एक कमी कह सकते हैं, इसकी एक सीमा कह सकते हैं। और इसके साथ अपना ये आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।